आइडेक्स मलिए, काम पे चलिए। कियर स्टाइमर भगा दिए गए हैं कि अबे चल, तो इनका लौड़े भोज्यम हो गया है। बात करेंगे हम कियर स्टाइमर की, ब्रिटेन की, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ आपको बताएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। सॉरी, उपला खाता हूँ सुबह में, वो इसीलिए जो है ना प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाणक्य नीति ने तो पूरी पॉलिटिक्स मैंने समझाई है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि किस तरीके से दुनिया को मैनेज करोगे, राजनीति खेलोगे। 300 रुपये का कोर्स है, आज आखिरी दिन है, सेल बंद कर देंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो भैया कियर स्टाइमर बाय बाय। बर्नहेम आएंगे, एंडी बर्नहेम। पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टेप 1 हम समझते हैं ब्रिटेन के बारे में। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। अब ये देखो, समझो ध्यान से। ग्रेट ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड, टेंशन। चलो सिर्फ नाम पे जाओ, सिर्फ नाम पे। ये देख रहे हो, ये पूरा है ब्रिटिश आइल्स, है ना। ये एक आइलैंड है। ये ग्रेट ब्रिटेन का मतलब क्या हो गया कि ये जो ब्रिटिश आइलैंड है वो पूरा यूनाइटेड है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड आता है इसमें, इंग्लैंड आता है इसमें, वेल्स आता है इसमें। तो यानी कि ये पूरा का पूरा कहलाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ये ब्रिटेन आइलैंड है, ब्रिटिश आइलैंड है, राइट। ब्रिटिश आइल्स पूरा है ये, ठीक है। इसको छोड़िए, अभी बताता हूं। उसके बाद जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो यानी कि किंगडम पूरा का पूरा यूनाइटेड है। तो किंगडम में पहले आयरलैंड भी आता था। फिर उसके बाद 1920 के दौरान इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला, धार्मिक युद्ध था। मैंने इसको कवर किया है कि आयरलैंड ने जो पूरा मूवमेंट चलाया, फ्रीडम फाइट लड़ी, तो नॉर्दर्न आइलैंड रह गया। यानी कि ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अभी जहाँ T20 होना वो तो अलग हो गया, बट ये नॉर्दर्न आइलैंड जो है वो साथ में रहा। यानी कि जब आपसे यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड, अब इन पूरे को, आयरलैंड को भी जब आप मिला देंगे तो इसको कहेंगे ब्रिटिश आइल्स। समझ गई? तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे या फिर ब्रिटेन की बात करेंगे तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आएगा। यूनाइटेड किंगडम में नॉर्दर्न आइलैंड और जोड़ लीजिए, और जब पूरे अगर ब्रिटिश आइल्स की बात करें तो उसमें आयरलैंड भी आएगा, ठीक है। और इंग्लैंड एक अलग कंट्री है। अब दोस्तों ये चीज क्लियर हुई आपको कि फिर से एक बार बता दूं? अच्छा छोड़े यार, लाइव क्लास थोड़ी ना हो रही है। जब हम बात करते हैं पीएम ऑफ ब्रिटेन की तो हम इसकी बात करें, नॉर्दर्न आइलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। यानी कि जो पीएम होता है, जो पीएम होता है वो इन सब का पीएम होता है, लेकिन इन सब की अलग अलग सरकार भी है। इन सारे देशों का अलग अलग पीएम नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकी सरकार भी है, अपनी सरकार है, इनके अपने फॉरेन मिनिस्टर है। तो जैसे क्या था कि जवाहरलाल नेहरू कश्मीर में क्या देखते थे, जो सरकार थी वो क्या देखती थी, वो फॉरेन अफेयर्स देखती थी, वो कम्युनिकेशन देखती थी, है ना, यही तो देखती थी। 3 चीज़ें बेसिकली, डिफेंस देखती थी। तो यही कुछ चीज़ें जो हैं वो पीएम देखते हैं। लेकिन मोटा मोटा फिर से कि ग्रेट ब्रिटेन में क्या आ गया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, और यूनाइटेड किंगडम में क्या आ गया, नॉर्दर्न आइलैंड। इसको और जोड़ लीजिए बस। और पूरा ब्रिटिश आइल्स की जब हम बात करेंगे तो आयरलैंड भी आ जाएगा। अब ये तो हम समझ गए। बात करते हैं कियर स्टाइमर की। ये आदमी ने इस्तीफा दे दिया है, हंसो मत ज्यादा बे, ये आदमी ने इस्तीफा दे दिया, इनकी हंसी छीन ली गई है। ब्रिटेन में 2 पार्टी हैं, 2 तरीके के डेमोक्रेसी में सिस्टम होते हैं। डेमोक्रेसी में 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ है। हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। ब्रिटिश में ही सबसे पहला दुनिया में आज तक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन में ही आई थी। कैसे आई थी? ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था 1688 में, 1688 में। हालांकि इसकी नींव जो है वो 15th सेंचुरी में ही पड़ गई थी, जब बहुत ज़्यादा धार्मिक युद्ध हो रहे थे। हर जगह राजा जब भी जाता, चलो चलो युद्ध करते हैं, चलो 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 हमला करेंगे। तो बोला बे पागल अगल है का बे, सब मर रहे हैं, तो भैया रुको जरा, सब्र करो। तो वहाँ पे पार्लियामेंट बनी ताकि राजा की ताकत पर अंकुश लगाया जा सके। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यहीं से आई है। ऐतिहासिक तौर पे दुनिया में जिसको भी काटा गया है वो ब्रिटिश में ही गया है, ब्रिटेन में ही गया है, क्योंकि वहाँ प्रोटेस्टेंट पूरा जो मूवमेंट है वो यहीं से आया है। क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक्स, देन प्रोटेस्टेंट, पूरा यहीं पे, सब यहीं पे। जितने भी आपको बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर, सब ब्रिटेन में ही जाते थे, क्योंकि वहाँ पे मारा काटा नहीं जाता था। समझ गए आप? तो अब ब्रिटेन में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि पार्लियामेंट डिसाइड करती है। जैसे कुछ यूरोपियन नेशंस में ना लोग डायरेक्ट वोट करते हैं,
ब्रिटेन में जैसे भारत में सिस्टम होता ना, लोग यहां पे वोट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, फिर वो जाके पार्लियामेंट में लॉ बनाएंगे। ये हमने ब्रिटेन से ही लिया है। अब इनको क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीस। अब ध्यान दीजिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का एग्जांपल है अमेरिका, और वो बहुत बेकार होती है। देख ही रहे ना, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर रहा है, बट डोनाल्ड ट्रंप को हटाया नहीं जा सकता, है ना। यहां पे ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमको नहीं डिस्कस करनी है। ब्रिटेन में क्या होता है, जहां पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, अब अगर कोई क्राइसिस आई, तो लोगों का गुस्सा फूटेगा, ठीक है, लोगों का गुस्सा फूटेगा। फिर क्या होगा? जब लोगों का गुस्सा फूटेगा तो फिर इलेक्शंस पे बात आएगी। 4 साल में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस पे बात आएगी। जब इलेक्शंस पे बात आएगी तो पार्टी क्राइसिस, पार्टी बोलेगी कि भैया हम जीत नहीं सकते, तो एमपीस क्या करेंगे कि जो पीएम है भगाओ उसे। तो यानी कि एमपी अपने लीडर को अबैंडन कर देगा, समझ रहे हो, और फिर रिजाइन करना पड़ेगा लीडर को। तो ये पूरा का पूरा साइकिल होता है। यानी कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसमें यह रूल है कि अगर जो पार्टी के एमपीज हैं वो चाहे तो लात मार के प्रधानमंत्री को भगा सकते हैं, अगर वो अपने हिसाब से काम नहीं कर रहा है। भारत में भी है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है, क्योंकि पहले सरकार चुनी जाती है, फिर उसका लीडर जो होता है सरकार का, वही पीएम बनता है। तो ब्रिटेन में अगर लग रहा है कि अगले इलेक्शन में या फिर हमारा लीडर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो लात मार के भगा दिया जाता है, जो कि बहुत शानदार चीज है। इसको कहते हैं असली डेमोक्रेसी। इसीलिए पिछले 10 सालों में 7वां प्रधानमंत्री आ रहा है। अब मैं आपको एक और बढ़िया फैक्ट बताता हूं। 1979 से लेकर 2016 तक ब्रिटेन में खाली 5 प्रधानमंत्री रहे। मार्गरेट थैचर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, क्या गजब की लीडर थी, जिन्होंने पूरे ब्रिटिश को बना दिया, वो भी इस दौरान रही। लेकिन 2016 से लेकर 2026 तक भाई 6 प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दिया, इंक्लूडिंग स्टारमर। अब इसकी शुरुआत हुई थी डेविड कैमरून से, जो कि 2010 से लेकर 2016 तक रहे थे। फिर आई थेरेसा मे 2016 से 18 तक। फिर बोरिस जॉनसन 2018 से लगभग 2022 तक। फिर लिज ट्रस्ट, फिर ऋषि सुनाक, कियर स्टाइमर, और अब आएंगे एंडी बर्नहाम। तो 7वें प्रधानमंत्री होंगे एंडी बर्नहाम। एक और चीज बता देता हूं मैं, जैसे भारत में 2 पार्टी है, वैसे ब्रिटेन में भी 2 पार्टी है। एक है कंजर्वेटिव और एक है लेबर। ये कंजर्वेटिव लाइक बीजेपी ऑफ ब्रिटेन और लेबर लाइक कांग्रेस ऑफ ब्रिटेन। तो अभी लेबर पार्टी है। इससे पहले ऋषि सुनाक 2024 में जब इलेक्शन हुआ तो लेबर पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, इनको मेजोरिटी मिली। कियर स्टाइमर लेबर पार्टी से थे, इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी थी, और जो हमारे भारतीय ऋषि सुनाक थे वो इसी पार्टी से आते थे। तो आई होप अब मैंने आपको एक बैकग्राउंड क्लियर कर दिया है। अब हम टॉपिक पर चलते हैं। तो भाई बात यह है कि कियर स्टाइमर ने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफे दिए जा रहे हैं? भाई आप देख सकते हो कि ब्रिटेन में तबाही मची हुई है। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन का फ्यूचर अब बचा नहीं है। ब्रिटेन में कॉमन प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं। जैसे जब लिज ट्रस्ट आई तो उन्होंने बोला कि टैक्स कट कर दो, पाउंड गिर गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, हालत बहुत खराब हो गई थी। ऐसे ही बोरिस जॉनसन के साथ हो गया। बोरिस जॉनसन तो भी इतने स्कैंडल्स में फंस गए कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। इससे पहले डेविड कैमरून ने बोला कि हम यूरोपियन यूनियन से हट जाएंगे। ब्रेग्जिट सबसे बड़ा इशू बना। ये ब्रेग्जिट के चक्कर में डेविड कैमरून भी गई, थेरेसा मे भी गई, ब्रेग्जिट करवा ही नहीं पाई। ऋषि सुनाक ने चीजें बेहतर की, उन्होंने इकोनॉमी को संभाला, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर भाई वहां पे भी टैक्सेस बढ़ने लगे, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ने लगी, हाउसिंग प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, इमाइग्रेशन प्रॉब्लम को संभाल नहीं पाए। सेम चीज कियर स्टाइमर के साथ हो रही है। इसीलिए एमपीज भगा दे रहे उन्हें कि भैया रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। मेन प्रॉब्लम ब्रिटेन में बहुत भयानक टैक्स है। घर है नहीं यहां पे लोगों के पास, किराया इतना ज्यादा है। जो इन्होंने भारत के साथ किया ना भैया, कर्म वापस घूम के इनके पास आ रहा है, वो अब इनके साथ हो रहा है। समझ रहे हो? तो बैंड बजी हुई है भैया। तो यहां कियर स्टाइमर या जितने भी प्रधानमंत्री है उनके पास यही, इन्फ्लेशन बहुत है, घर लोगों के पास रहने को नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो धीमे धीमे कोलैप्स करता जा रहा है। अभी आपने देखा, मैंने बताया था कि ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल, क्राइम बढ़ता जा रहा है ब्रिटेन में। ब्रिटेन सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम्स है वहां पे। रिवोल्ट्स, मतलब बहुत सारे, जैसे भारत के खिलाफ भी काफी खालिस्तानी वहां पे एक्टिव है। लोगों का गुस्सा है कि हमको वो चीज मिल नहीं रही है, इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री इस्तीफा देते जा रहे हैं। उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। अब कियर स्टाइमर बढ़िया आदमी था, लेकिन अब देखो एंडी बर्नहाम आएंगे।
ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अच्छा हाँ, भारत के साथ क्या होगा। देखिए इंडिया, एंडी बर्नहम के बारे में मैंने बता देता हूं पहले। ये बहुत बढ़िया आदमी है, इनको जॉन स्नो बोला जाता है, जॉन स्नो ऑफ इंग्लैंड, द किंग इन द नॉर्थ। नॉर्दर्न लंदन में जब मेयर के चुनाव हुए थे तो ये चुन कर आए थे, और ये यंग है, 56 साल, पॉलिटिक्स में यंग ही होता है, 56 साल के हैं ये। काफ़ी लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन मतलब एमपीज़ ने इनको सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन अब इनके पास बहुत बढ़िया मौका है। कहते हैं कि बर्नहम एक पीपल प्लीजर है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि भैया लोगों के हिसाब से काम करते हैं। तो मतलब इनके खुद का मतलब बेपेंदी के लोटे हैं, जिस तरफ है ना बैंगन वगैरह ऐसे आप झुका दोगे प्लेट तो उधर मूव हो जाएंगे, ये इनके क्रिटिसिज्म। लेकिन ये लोगों से बात कर सकते हैं, लोग इनकी बात सुनते हैं, और इनका काम बहुत अच्छा रहा है। इसीलिए एंडी बर्नहम को जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो भाई बर्नहम बहुत लंबे समय से ये कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन रखो, डिसेंट्रलाइजेशन, और लोकल गवर्नमेंट को जितना आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रमोट करोगे उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए लोग इनसे ज़्यादा बहुत खुश हैं। इन्होंने बोला है कि हम सबको घर दे देंगे। घर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भैया, ब्रिटेन में रहना बहुत, मतलब आप अगर 30-40 लाख रुपए साल का भारत में कमा रहे हो तो 30 लाख बच जाएंगे, लेकिन ब्रिटेन में जाओगे ना तो उतने भी कम पड़ जाएंगे। वो दूर के ढोल भाई सुहावने होते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा है ब्रिटेन, हाउसिंग की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। एक तो इमाइग्रेशन का भी इशू बहुत ज़्यादा है ना। अब यूके में भर भर के लोग बाहर से आ रहे हैं, और ये कोई संभाल नहीं पा रहा है। ठीक है, इनके हाथ में है नहीं। इन्होंने तो पहले अपने देश को खोल दिया कि हम लेंगे दुनिया भर में क्राइसिस, और उसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं कि दुनिया भर में क्राइसिस है तो हम आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। अब लेकिन भाई उनको झेलना पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो इनका कंसिस्टेंट थीम यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन करो, इन्वेस्टमेंट करो। यू नीड इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए आपको ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जो ग्रोथ रेट है ना लंदन का बहुत कम है, मतलब पूरे इंग्लैंड का। पिछले 17-18 सालों में 1-2% से इकोनॉमी बढ़ी है, और कोई ना कोई स्ट्राइक कर देता है। यहाँ पे खाली आपको वही कह रहे हैं कि साफ सफाई से आप किसी इकोनॉमी को नहीं आंक सकते, है ना। वो आगे बढ़ नहीं रही है बल्कि पीछे जा रही है। टैक्स बहुत ज़्यादा है। नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, इन्होंने बोला कि भाई मैनचेस्टर हब है, ठीक है, तो मैनचेस्टर से हम ट्रेन चलाएंगे तो पूरे यूके को कनेक्ट कर देगा, चिंता करने की जरूरत है। HS5 इनका सिस्टम है। तो एक स्ट्रॉन्गर पब्लिक कंट्रोल है, मतलब लोगों को इन्होंने ये बताया है कि हम जो आपको चाहिए, टैक्स कट चाहिए दे देंगे, घर चाहिए दे देंगे, HS5 चाहिए दे देंगे, ट्रेन चाहिए दे देंगे। तो जो आपको चाहिए हम आएंगे, आपके एनर्जी बिल्स कम होंगे। तो लोगों ने बोला वाह 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 वाह, मजा आएगी मजा आएगी। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, तो देखते हैं क्या होता है। लेबर पॉलिटिशियन है भैया, 7 करोड़ लोग हैं। अब भारत, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की टेंशन नहीं है। देखिए बर्नहम जो हैं उन्होंने अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नहीं बनाई है। यानी कि जैसे थेरेसा मे थी, या फिर डेविड कैमरून थे, या फिर इनफैक्ट बोरिस जॉनसन थे, तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी, ब्रेग्जिट होगा, भारत से कैसे रिलेशन होंगे। ऋषि सुनाक थे, उन्होंने अपनी पॉलिसी फॉरेन, लेकिन इन्होंने लोकली भाई पहले अपने देश को तो मुद्दा सॉल्व करो, बाद में देख लेंगे देशों को, दूसरे देशों को। तो लेकिन ये बहुत बढ़िया आदमी है, सपोर्टिव है इंडिया को लेकर। जैसे अभी इंडिया और ब्रिटिश, इनफैक्ट पूरा यूरोप जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है। क्योंकि ब्रेग्जिट हुआ तो हमने ब्रिटेन के साथ भी एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो भारत और ब्रिटेन के रिश्ते बहुत ज़बरदस्त है। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वो ऐसे ही रहेंगे। ग्रेटर मैनचेस्टर के जब ये मेयर थे तो इन्होंने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज प्रमोट किया। अब ज़्यादातर वहाँ पे बिजनेस इंडिया के पास है। कुणाल शाह भैया, क्रेड के फाउंडर, बहुत बहुत बधाई हो, आप व्हाट्सएप के CEO हो गए, है ना। ये है भारतीयों की ताकत। तो जो इंडियन बिजनेसमैन हैं उनके साथ उन्होंने कहा कि चलो बिजनेस करते हैं। और वहाँ पे ब्रिटेन में माफिया से लेकर बिजनेसमैन तक इंडियंस का अच्छा खासा रोल है। तो उन्होंने इंडियन कंपनीज के साथ बहुत सारी पार्टनरशिप जो है वो परस्यू की। ब्रॉडर इकोनॉमिक विजन का वही रीजनल डेवलपमेंट्स पर ही है, बट चीज़ें बेहतर रहेंगी। तो फेवरेट है। अब देखिए ब्रिटेन अभी तो जनरल इलेक्शन नहीं करवाएगा, अभी तो होने वाले नहीं, अभी 2 साल और है, 2 साल के बाद। लेकिन लेबर पार्टी को लेकर क्राइसिस आ रही है। इससे पहले कंजर्वेटिव थे, अब लेबर आ गए। और अगर लेबर पार्टी भी लोगों की जो भी उनकी मांगे हैं और उसको पूरा नहीं कर पाई तो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। फिलहाल कियर स्टारमर को टाटा बाय बाय, बहुत बहुत बधाई आपको। बाकी देखेंगे क्या होगा। चाणक्य नीति का कोर्स है। थैंक यू सो मच।